दोस्तों नमस्कार। पिछले 2 सप्ताह पहले आपने एक खबर सुना होगा न्यूज़ों में कि सैफ अली खान के कमरे में कोई घुस जाता है और उन पर आत्मघाती हमले करता है, लेकिन सैफ अली खान बच जाते हैं। इस खबर आज के समय में ठंडी बस्तर में पड़ चुका है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस खबर पर चर्चा आज के समय में मीडिया में होनी चाहिए। डिजिटल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, हमारी जो नेशनल मीडिया है उन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पर चर्चा करने वाला कोई नहीं है। आप सोचेंगे कि भाई ये बताओ, ऐसे बहुत सारे लोगों पर भारत में हमला होता है, सैफ अली खान पर हमला हो गया था, क्या ये जो गरीब लोग हैं उनकी जान की कीमत कम है और इनकी जान की कीमत ज़्यादा है? बात इस चीज़ का है ही नहीं। मीडिया ने इसी चीज़ को रंग दिया था और पूरे हमारे भारत में इसी चीज़ पर डिबेट हो रहा था। मुझे एक बात बताइए, जो सैफ अली खान पर हमला हुआ था, इस खबर को आपने कितना ज़्यादा बारीकी से नोटिस किया और इसके कारण को पता लगाने की कोशिश किया? ये जो सैफ अली खान पर हमला हुआ है, ये भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और यहाँ तक कि इंटरनेशनल रिलेशन की छवि के लिए बहुत खराब है। मैं आपको आज बताऊंगा कि इस पीछे की कहानी क्या है और इसके पीछे के कारण क्या है जो सैफ अली खान पर हमला हुआ है। अगर ऐसा न्यूज आपको भारत की कोई मीडिया बताए तो आप मेरे संपर्क कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और सीरियस टॉपिक है जो आज के समय में भारत पर इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। सब कुंभ की न्यूज़ में फोकस कर रहे हैं। गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप इंटरनल थ्रेट की बात करते हैं सर, जब आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये पूरे भारत के इंटीग्रिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पूरी कहानी ध्यान से समझिएगा कि सैफ अली खान पर हमला हुआ क्यों था, कराने वाले लोग कौन थे और क्या यह हमले हमारे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह से भारत से पिट गया। जब ये पाकिस्तान भारत से बुरी तरह से पिटा तो पाकिस्तान ने सोचा कि अब मैं भारत के साथ कभी भी डायरेक्ट वार नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। 1947 में कश्मीर इशू पर भारत पाकिस्तान के बीच पहली झड़प हुई थी। उसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, जिसमें पाकिस्तान पिटा था और 1971 में पाकिस्तान भारत से पूरी तरह से पिटा और उसकी एक पश्चिमी प्रांत, जो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, माफ कीजिएगा पूर्वी पाकिस्तान बोलना चाहिए था मुझे, मैंने पश्चिमी पाकिस्तान बोल दिया। जो पूर्वी पाकिस्तान था वह एक अलग देश बन जाता है जिसको बांग्लादेश कहते हैं। और ये बांग्लादेश जब बनता है तो पाकिस्तान इतने सदमे में जाता है कि ये सोच नहीं पाता है, सोचता है कि मैं भारत के साथ अब कोई भी डायरेक्ट वार नहीं करूंगा, मैं अब भारत के साथ खेलूंगा साइकोलॉजिकल वार, हाइब्रिड वार, स्पाई गेम। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है उसका नाम है ISIS। क्या नाम है? ISIS, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इस ISI ने पाकिस्तान के मंत्रियों के साथ बैठकर एक स्ट्रेटजी बनाया और इस स्ट्रेटजी का नाम रखा गया दोस्तों ब्लेड इंडिया थ्रो 1000 कट। इसके तहत पूरे भारत में एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया, एक नेटवर्क बनाया गया। ठीक है, अब इस कहानी को लिंक कीजिएगा सैफ अली खान से। अब आते हैं सैफ अली खान पर। सैफ अली खान पर जब हमला हुआ तो जो हमलावर सैफ अली खान पर हमला किया था उसका नाम मीडिया में बताया गया, तो उसका नाम था विजय दास। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सैफ अली खान पर जो हमला करने वाला हमलावर था उसका नाम विजय दास बताया गया। लेकिन जब मुंबई पुलिस की रिपोर्ट पब्लिश हुई आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, मीडिया पर इस पर चर्चा हुई, उसका नाम पता चला निकलकर कि विजय दास उसका बहुरूपिया नाम था, नकली नाम था, फर्जी नाम था। उसका असली नाम था दोस्तों मोहम्मद सरफुल इस्लाम शहजाद। क्या नाम था? मोहम्मद सरफुल इस्लाम शहजाद, जो विजय दास नाम के बहुरूपिया बनकर सैफ अली खान पर हमला किया था। ठीक है, आपने इसको नाम पता चल गया, फिर इसके पीछे कहानी क्या है, ये हमला क्यों किया, इस कहानी को समझिए। 2007 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ने बांग्लादेश में एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया जमात-ए-मुस्लिमीन। क्या नाम रखा गया? जमात-ए-मुस्लिमीन। और ये जमात-ए-मुस्लिमीन था, उस समय उसका हेड बनाया गया मुफ्ती जसमुद्दीन रहमानी को। किसको हेड बनाया गया? मुफ्ती जसमुद्दीन रहमानी को, जो 2007 से लेकर 2013 तक जमात-ए-मुस्लिमीन जो बांग्लादेश में ISI का एक ऑर्गेनाइजेशन था उसके तहत ये काम किया। जिस व्यक्ति का नाम था मुफ्ती जसमुद्दीन रहमानी, इसने वहां पर कट्टर लोगों को पकड़ा और उनको ब्रेन वॉश किया, उनको रेडिकल किया। रेडिकल करने के बाद, ब्रेन वॉश करने के बाद इनको तैयार किया
और तैयार करने के बाद इनको इलीगल रूप से भारत में अंदर प्रवेश कराया गया, जो बोला जाता है बांग्लादेशी घुसपैठी। तो अब एक चीज आपको क्लियर हुई होगी कि जो सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था, जिसका नाम पहले विजय दास बताया गया था, जब खूब चर्चा होने लगी, उसके बाद जब पुलिस रिपोर्ट में आती है कि इस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद सरफुल इस्लाम शहजाद, जिसको मुंबई पुलिस ने अपने रिपोर्ट में बताया, और यह व्यक्ति 5 से 6 महीने पहले भारत में अवैध रूप से बांग्लादेश से घुसा था। अब ये सोचिए, अब एक व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, जो 5 से 6 महीने पहले भारत में अवैध रूप से इंटर हो रहा है, ऐसे कितने घुसपैठी बांग्लादेश में होंगे? और सैफ अली खान के पास इतनी सिक्योरिटी है, वहां पहुंच जा रहे हैं, तो आम पब्लिक का क्या होगा सर? यहाँ पर सरकार भी एक्सपोज हो रही है कि सरकार शो कह रही है सर कि इलीगल बांग्लादेशी आपके देश में घुस रहे हैं। अब आगे कहानी समझिए। मैंने बताया कि आईएसआई ने 2007 में जमाते इन मुस्लिमीन नाम का संगठन बनाया था। इस संगठन को लीड करा था मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमान, और इसने 2007 से 2013 तक एक कट्टरपंथी इस्लाम को बांग्लादेश में क्रिएट किया और वहां के लोगों को पकड़कर रेडिकल किया। ठीक है, उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, और इसके एक्टिविटी को देखते हुए जमाते इन मुस्लिमीन का जो हेड था उस समय, जिसका नाम था मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी, इसको जेल में बंद कर दी शेख हसीना ने। जब ये जेल में बंद कर दी गई तो फिर आईएसआई ने सोचा कि ये जमाते इन मुस्लिमीन है जो 2007 में क्रिएट हम लोगों ने किए थे, इस पर बांग्लादेश सरकार कठोर कदम उठा रही है। अब एक बात याद रखिएगा, आज के समय में जो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रहा है, वह व्यक्ति मोहम्मद यूनिस, वह एंटी इंडिया है, वो प्रो इंडिया नहीं है, उसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। लेकिन इसके बारे में हम कभी लंबा से, क्योंकि ये लंबी कहानी है, वो कैसे आया, और शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर थी, जो एक प्रो इंडिया थी, जो भारत के लिए काफी अच्छा था रेजिम, वहां पर कैसे वहां पर चेंज किया गया, एक लंबा वीडियो हम बात करेंगे। लेकिन जब शेख हसीना थी 2013 में, तो वो प्रो इंडियन थी, और उन्होंने इस मुफ्ती, इसका नाम मैं बार बार बोल रहा हूं, मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी को जेल में बंद कर दिया। इसके बाद आईएसआई ने जो 2007 में जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका नाम था जमाते इन मुस्लिमीन, उसको उन्होंने रीनेम किया। याद रखिएगा, नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया, उसी को रीनेम किया गया, और उसको रीनेम करके नाम रखा गया अंसारू बांग्ला टीम। क्या नाम रखा गया? अंसारू बांग्ला टीम। और ये जो अंसारू बांग्ला टीम था, जो आईएसआई ऑपरेट कर रही थी बांग्लादेश में, इसको 2 कार्य दिया गया। पहला कार्य दिया गया कि अंसारू बांग्ला टीम के द्वारा बांग्लादेश से जितने भी कट्टरपंथी, इस्लामिस्ट, रेडिकल, ब्रेन वाशिस्ट लोग होंगे, इनको इलीगली रूप से भारत में प्रवेश कराया जाएगा। अब ये जब भारत में प्रवेश करेंगे तो इसकी कहानी मैं आगे बताऊंगा। और दूसरा अंसारू बांग्ला टीम का काम सौंपा गया कि ये बांग्लादेश में रहते हुए माइनॉरिटी पर टारगेट करेंगे। मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद तय कीजिए कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन है, आप खुद तय कीजिएगा, मैं कुछ बोलने वाला नहीं। उसके बाद ये अंसारू बांग्ला टीम जो रेडिकल मुसलमानों को इंडिया में इलीगल तरीके से प्रवेश करा रही थी, तो भारत में तो कोई इकोसिस्टम होगा ना, जो इन सबको कैप्चर करता होगा, पकड़ता होगा, इनके लिए काम करता होगा। मैं आपको समझा रहा हूं, आज के समय में भारत में एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। उसके 2 जिले हैं, आप गौर से सुनिएगा। एक जिला का नाम है मुर्शिदाबाद और एक जिले का नाम है 24 परगना। इस जिले में आईएसआई और अंसारू बांग्ला टीम के तौर पर एक बहुत ज्यादा जंक इकोसिस्टम जमा हुआ है, जहां से इलीगल रूप से घुसपैठी बांग्लादेशी बांग्लादेश से इंडिया में इंटर करते हैं। तो ये 2 जगह जाते हैं सर पश्चिम बंगाल में, एक जाते हैं मुर्शिदाबाद और एक जाते हैं 24 परगना, कुछ त्रिपुरा के साइड में भी जाते हैं। अब ये इंडिया में इंटर कैसे करते हैं? अंसारू बांग्ला टीम के मेंबर रेडिकल ब्रेन वाशेड मेंबर को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद उनको बॉर्डर के पास ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बात को मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हमारी सरकार के निकम्मीपन के कारण और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के निकम्मीपन के कारण ये देश आज इंटरनल सिक्योरिटी लेवल पर एक थ्रेट महसूस कर रहा है। समझिएगा, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर को सेफ्टी का काम या
बॉर्डर गार्डिंग का काम किसका है? बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बीएसएफ में कुछ ऐसे भी लोग हैं सर जो पैसे के लिए बिक जाते हैं, और बिकने वाले में ये अंसारू बांग्ला टीम के लोग पैसे देते हैं और इलीगल रूप से भारत में इंटर कराते हैं। जब ये इंटर कराते हैं, जो 24 परगना और मुर्शिदाबाद में जो आईएसआई और अंसारू बांग्ला टीम के जो मेंबर हैं, ये बॉर्डर के पास जाते हैं और इनको पकड़ कर लाते हैं। ये काम हो गया। जब ये घुसपैठी बांग्लादेश में आते हैं, सॉरी इंडिया, बांग्लादेश से इंडिया में आते हैं, तो आने के बाद इनको 24 परगना और मुर्शिदाबाद, ये त्रिपुरा साइड जाए तो त्रिपुरा में ले जाया जाता है, और इनको जो गांव होंगे बहुत सारे, उन गांव में छोड़ दिया जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इनको गांव में ले जाया जाता है तो इनको ज़्यादा दिन तक एक गांव में नहीं रखा जाता है, 15-20 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ कुछ रीजनल लेवल पर कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, कुछ उनके नेता हैं, इनको ये सेलेक्ट कर लेते हैं कि इनमें हमारे प्रॉफिट के क्या होंगे, जो हमारे लिए ड्रग ट्रैफिकिंग काम करेंगे, स्मगलिंग का काम करेंगे, आर्म्स वेपन का काम करेंगे, जो अफीम की खेती के लिए काम करेंगे, इनको ये कुछ अपने लिए रख लेते हैं। इसके बाद इनका क्या किया जाता है कि फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता है। अब ये देखिए कितना देश के लिए खतरा है, जब ये घुसपैठी बांग्लादेशी को फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता है, इसलिए कि इनकी रियल टिकटिंग हो सके, या भारत में आसानी से मोबिलिटी कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी आइडेंटिटी कार्ड जब इनकी बन जाती है, फिर इनको 24 परगना और मुर्शिदाबाद से साउथ इंडिया ले जाया जाता है। साउथ इंडिया में सबसे पहले इनको ले जाता है केरल। केरल में एक जिला है जिसका नाम है एर्नाकुलम और दूसरा नाम है थ्रिसुर। यहाँ पर आज के समय में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। उसके बाद इनको ले जाया जाता है कर्नाटक के मंगरूल जिले में, जो एक कोस्टल एरिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो केरल के दो जिले हैं, एक जिले का नाम है थ्रिसुर और एक जिले का नाम है एर्नाकुलम। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा हो रहा है। जब ये बांग्लादेशी घुसपैठी पश्चिम बंगाल से केरला के इन दो जिलों में जाते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा हो रहा है, तब ये जाकर ये जॉब का डिमांड करते हैं। कैसे? अब ये समझिए, मान लीजिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा हो रहा है, ये लोग जाते हैं और एक कंपनी है वो काम कर रही है, उस काम करने के लिए और ज़्यादा मजदूर भारत के और सारे राज्य से आए होंगे। अगर ये मजदूर जितना प्राइस कोट किए होंगे कि मुझे इतना वेतन चाहिए, दिहाड़ी चाहिए, बेगारी चाहिए, मजदूरी हमको दो, इससे ये बांग्लादेशी घुसपैठी कम डिमांड करते हैं। अब एक बात बताइए, जो कंस्ट्रक्शन मालिक होगा उसको तो लगेगा कि भाई मुझे मजदूर कम पैसे में मिल रहा है तो मैं इसको क्यों ना रखूं। इस बहाने इनको मिल जाता है क्या? नौकरी, और नौकरी के तौर पर ये काम करते हैं। अब ये बताइए, ये बांग्लादेशी घुसपैठी के कारण भारत में लोगों की नौकरियां खा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद जो क्रिमिनल माइंडसेट और ब्रेन वॉश होते हैं, इनका प्रयोग कर आईएसआई और अंसारू बांग्ला टीम भारत में बहुत ज़्यादा बम विस्फोट कराती है। कि कभी ट्रेन पर कोई बम मिल गया तो कहीं ये विस्फोट करा दिए, किसी को गोली मार दिए, हिंदू मुस्लिम करल दे दिया, अगर कहीं अपराइजिंग हो रही है उसको और इंक्रीज करते हैं। जैसे आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था, इसी हमले में जो व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम था, मैंने आपको शुरू में बताया था, मोहम्मद सरफुल इस्लाम शहजाद, यह घुसपैठी बांग्लादेशी इसी सिस्टम के कारण भारत में आया था, और आईएसआई ने इसको प्रयोग कर सैफ अली खान पर हमला कराया कि आप हमला करो। अब एक पूरे वर्ल्ड में हम नैरेटिव क्रिएट करेंगे कि भारत में एक मुस्लिम अभिनेता की जान की कीमत की सुरक्षा सरकार नहीं कर पा रही है, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगी। एक पूरा नैरेटिव क्रिएट करना था समाज में, पूरे सोसाइटी में, कि जो माइनॉरिटी इंडिया के हैं उनको फील हो कि भाई जब बड़े मुस्लिम माइनॉरिटी लोग अगर सेफ्टी नहीं है सरकार की तरफ से, तो हमारा क्या होगा। ये बात आप समझिए। उसके बाद अगर ये सारा इकोसिस्टम अंसारू बांग्ला ट्यूब से इलीगल रूप से बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करते हैं, 24 परगना मुर्शिदाबाद से होते हुए फिर साउथ इंडिया कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए फिर क्रिमिनल माइंडसेट का प्रयोग किया जाता है भारत में क्राइम कराने के लिए, हमको एक बात बताइए, जहां कहीं भी ये एक्सपोज हो जाए, अगर कोई घुसपैठी पकड़े जाते हैं, इन आईएसआई ने एक और इकोसिस्टम बनाया है, क्रिएट किया है इनको काउंटर करने के लिए, जिसमें पहले आते हैं दोस्तों सिविल सोसाइटी वाले, जिसको बोला जाता है एनजीओ, कुछ एनजीओ हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले आते हैं, और मीडिया, एक पालतू मीडिया वर्ग है। जैसे कोई बांग्लादेशी पकड़ा जाता है, तब ये भी एनजीओ वाले आते हैं, अरे भाई आप इनको कैसे पकड़ रहे हैं, भाई ये भी इंसान है, इनके भी जान है। उसके बाद दूसरी आते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले, ये बोलने लगते हैं अरे अब इनके राइट्स छीन रहे हैं, इनके भी राइट्स है। उसके बाद पालतू मीडिया, कुछ खासकर यूट्यूबर हैं, जैसे कोई बांग्लादेशी पकड़ा जाता है तो ये बोलने लगते हैं अरे यहाँ पर मुसलमानों पर
अत्याचार हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। बात हो रही थी इलीगली रूप से भारत में आए हुए बांग्लादेशी की, घुसपैठी की, और ये फालतू मीडिया आई सहयोगी ये क्रिएट कर देते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं। आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी, ये पूरा चैन और इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। आज के समय में मीडिया को इसी बात पर बात करनी चाहिए और सरकार से काउंटर सवाल करना चाहिए सर कि ये टाइम है कि आप इलीगली बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रोक कब लगाने वाले हैं, जो भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है, लेकिन इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।